हेलो लिसनर्स, मैं हूँ सिया और आप सुन रहे हैं शैडो ट्रूथ का एपिसोड नंबर 23। कॉल कट होने के बाद मायरा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आंखों में लालच और नफरत दोनों एक साथ झलक रहे थे। वो खुद से बुदबुदाई, तो वो बूढ़े औरत आदमी आ ही रहे हैं। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनसे उनकी प्रॉपर्टी लेकर ही रहूंगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक शैतानी हंसी में बदल गई। अगर उन्होंने सीधे से मान लिया तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने आन्या का नाम लिया तो मैं उन्हें रास्ते से हटाने से भी पीछे नहीं हटूंगी। मायरा की आवाज में जहर घुला हुआ था। वो धीरे धीरे आईने के पास गई, अपनी परछाई को घूरते हुए बोली, क्योंकि इन बुजुर्गों ने तो हमेशा अपनी लाडली आन्या के लिए ही सब कुछ रखा है, पर अब मुझे आन्या का सब कुछ चाहिए। उसकी जिंदगी, उसकी खुशियाँ, यहाँ तक कि उसकी विरासत भी। उसकी आंखों में दीवानगी की परछाई थी, मानो उसने पहले ही अपने मन में तय कर लिया हो कि इस बार कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। मायरा ने आईने में खुद को गौर से देखा और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई, जैसे मैंने रुद्रवीर और उसके बेटे को अपना बना लिया है, वैसे ही अब मुझे आन्या की प्रॉपर्टी भी चाहिए। वो कुछ पल के लिए चुप हुई, मानो कोई गहरी साजिश सोच रही हो। फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक खौफनाक हंसी में बदल गई। सॉरी माय लिटिल सिस्टर, उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, पर मैं धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन रही हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो हर शब्द के साथ वो अपनी जीत को महसूस कर रही हो। पर मैं क्या करूँ? मैं तो ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे हर कदम से तुम्हारी आत्मा और भी तड़पे, मारने के बाद भी तुम चैन से सो न पाओ। तुम्हारे दर्द से ही तो मुझे सुकून मिलता है, और जब तक तुम तड़पती रहोगी तब तक मैं जिंदा रहकर जीतती रहूंगी। मायरा की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, जैसे दीवारें भी उसकी नफरत और जहर से कांप रही हों। तभी तो मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। इतना कहते ही मायरा जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी में नफरत और साजिश की कड़वाहट साफ झलक रही थी। शाम होते होते मायरा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। चेहरे पर मासूमियत का नकाब, आंखों में नकली चमक और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, दरवाजा खुलते ही उसकी माँ उसे देखकर खिल उठी। मायरा बेटा, तुम आ गई। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मायरा तुरंत आगे बढ़ी और बड़े प्यार से अपनी माँ को गले लगा लिया। उसके होंठों से मीठे शब्द निकले, मॉम, मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। लेकिन उसके दिल में वही कड़वी साजिश धधक रही थी। गले लगाते हुए भी उसकी आंखें पल भर के लिए ठंडी और निर्मम हो उठीं, मानो उसके दिमाग में सिर्फ प्रॉपर्टी और प्लान घूम रहा हो। दोनों हॉल की ओर बढ़े। हॉल में पहुंचते ही माहौल और भी बदल गया। साइड में सोफे पर उसके डैड गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे और उनके बगल में दादा और दादी, जिन्हें देखकर मायरा की आंखों में एक पल को नकली चमक आ गई, पर दिल के अंदर बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, अब खेल की असली शुरुआत होगी। मायरा हॉल में कदम रखते ही एक मीठी सी मुस्कान ओढ़कर सीधा अपने दादा दादी के पास पहुंची। उसने झुककर उनके पैर छुए, फिर अपने दादा के गले लग गई। दादा की आंखों में बरसों की मोहब्बत और ममता छलक पड़ी। उसे देखकर उसके डैड का चेहरा भी खिल उठा। मुस्कुराते हुए बोले, आ गया मेरा बच्चा। मायरा ने तुरंत ही मासूम सी आवाज में कहा, यस डैड, आप लोग मुझे बार बार बुला रहे थे ना, तो भला मैं कैसे नहीं आती।
उसके चेहरे पर खुशी का नकली उजाला था, पर दिल के अंदर सिर्फ योजनाओं का अंधेरा। फिर वो अपने दादा दादी की ओर मुड़ी और बेहद मीठे लहजे में बोली, दादाजी, दादी जी, कैसे हैं आप लोग? दोनों ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और मुस्कुराकर बोले, अच्छे हैं बेटा, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मायरा ने जरा भी देर नहीं की और नकली खुशी से चमकते चेहरे के साथ जवाब दिया, बहुत खुश हूँ, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो सच में सुकून हो, लेकिन उस चमक के पीछे छुपी थी एक खतरनाक भूख। वो भूख जो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी को निगल जाना चाहती थी। तभी दादी जी की नजर मायरा पर ठहर गई। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में सवालों का बोझ साफ झलक रहा था। धीरे से बोली, लेकिन बेटा, मैंने सुना है कि तुम अब घर पर नहीं रहती, तो बताओ, आखिर तुम रहती कहाँ हो? मायरा एक पल को रुकी, लेकिन तुरंत ही चेहरे पर बनावटी चमक ले आई। नकली गर्व से बोली, वो दादी, मैं अभी रुद्रवीर के विला में रहती हूँ। ये सुनते ही दादी की आंखें और भी उलझन से भर गईं। उन्होंने हैरानी से मायरा को देखा और हल्की कांपती आवाज में पूछा, रुद्रवीर, ये रुद्रवीर कौन है और तुम उसके घर क्यों रहती हो? मायरा, कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। हवा तक ठहरी हुई सी लगी। उससे पहले कि मायरा कुछ कह पाती, दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, ये वही रुद्रवीर है ना, चौहान एंटरप्राइजेस का मालिक, देश का नंबर 1 बिजनेसमैन। उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी और कहीं न कहीं चिंता की हल्की सी लकीरें भी। मायरा ने दादा दादी की नजरों को पढ़ा, लेकिन तुरंत अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खींच ली। उसके मन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, अभी नहीं, अभी उन्हें अपने रंग में पूरी तरह फंसाना है। मायरा ने तुरंत ही दादाजी की ओर चमकती मुस्कान फेंकी और आत्मविश्वास से बोली, यस दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो वही रुद्रवीर चौहान है। दादाजी की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने गहरी गंभीर आवाज में पूछा, तो फिर तुम उसके घर क्यों रहती हो? मायरा, तुम्हें तो अपने घर पर होना चाहिए, ऐसे किसी अजनबी के विला में रहना ठीक नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। माँ और पापा भी चुपचाप दादा की ओर देख रहे थे, जैसे उनकी राय का इंतजार कर रहे हों। लेकिन मायरा पहले से तैयार थी। उसने तुरंत ही बनावटी संकोच और नकली खुशी से सिर झुकाते हुए कहा, वो दादाजी, दरअसल हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं और हाँ, हम दोनों की सगाई भी हो चुकी है। इतना कहते ही मायरा ने अपनी उंगली में डाले नकली रिंग को ऐसे दिखाया जैसे सच में वो अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी जी रही हो। उसके चेहरे पर मासूमियत का नाटक था, लेकिन भीतर ही भीतर वो दादा दादी की प्रतिक्रिया को पढ़ रही थी। दादी जी की आंखें लाल हो उठीं। उन्होंने गुस्से और तंज से भरी नजर मायरा की मॉम पर डाली और तेज आवाज में बोली, क्या यही संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को? शादी से पहले किसी पराये मर्द के घर में रहना, ये हमारी तहजीब है, ये इज्जत है हमारे खानदान की। आज समाज में लोग क्या कहेंगे? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। मायरा की माँ बेचैनी से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, माजी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आजकल का जमाना बदल गया है, अब तो ये सब आम है। और वैसे भी दोनों की शादी होने ही वाली है। अगर वो पहले से साथ रह रही हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप ही कहती थी ना, बच्चों की खुशी सबसे ऊपर होती है। उनकी आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन शब्दों में मजबूरी भी, जैसे वो अपनी बेटी की हरकत को किसी भी तरह सही ठहराना चाहती हूँ।
दादी जी ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और गहरी सांस लेते हुए बोली, अरे राम, चाहे जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन औरतों के लिए, बेटियों के लिए ये समाज कभी नहीं बदलता। लड़के कितनी भी गलती कर ले, लोग हंसकर भूल जाते हैं, पर अगर जरा सा भी दाग किसी लड़की की इज्जत पर लग गया तो सारी जिंदगी लोग ताना मारते रहेंगे। उनकी आंखें भर आईं, आवाज कांपने लगी। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो तुम क्या करोगी? क्या उस वक्त ये समाज कहेगा कि जमाना मॉडर्न है? नहीं, तब सब सिर्फ उंगली उठाएंगे, इल्जाम देंगे, और ये इल्जाम सिर्फ मायरा पर नहीं, हम सब पर लगेगा। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दादी जी की बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दादाजी ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और गुस्से से बोले, अरे भाग्यवान, अब क्यों अपना गला फाड़ रही हो? जिसे रोकना था, समझाना था, वो वक्त बहुत पहले बीत चुका। तुम्हें ये तक पता है कि वो रुद्रवीर के साथ क्यों रहती है? क्यों उसकी एंगेजमेंट और शादी की नौबत आई है? ये सब कोई मासूम कहानी नहीं है, इसके पीछे सच्चाई कुछ और ही है। दादाजी के शब्दों में तंज और बेपसी दोनों थे। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी। जिस लड़की ने पहले ही अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघ दी हों, बिना शादी के किसी के बच्चे को जन्म दिया हो, तो अब दोबारा सोने में क्या हर्ज है? उससे अब तुम क्या उम्मीद कर रही हो? तुम किसे समझाने की कोशिश कर रही हो? वो पहले ही अपनी राह चुन चुकी है, और वो राह आसान नहीं, खाई की तरफ जाती है। दादाजी की यह बात सुनकर दादी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके होंठ कांपे, पर आवाज गले में ही अटक गई। उन्होंने भारी मन से सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा, सही कह रहे हैं ये। मैं किससे उम्मीद लगा बैठी हूँ, जिसके दिल में ही अब परिवार की इज्जत की जगह न हो। उसे समझाने का कोई मतलब नहीं। दादाजी की कड़वी बातें सुनकर मायरा का चेहरा पल भर में तमतमा उठा। उसकी मुट्ठियां कस गईं, होंठ कांपने लगे, मानो वो वहीं खड़ी होकर सबके सामने चिल्ला दे। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ झलक रही थी, पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को भीतर दबा लिया। वो बगल में बैठी अपनी माँ की ओर देखने लगी। उसकी माँ ने तुरंत ही आंखों के इशारे से उसे चुप रहने का इशारा किया। हालांकि उनके अपने चेहरे पर भी झुंझलाहट और गुस्से की परछाई साफ थी, लेकिन वो जानती थी, अगर उन्होंने इस वक्त पलटकर जवाब दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। उनकी आंखें मायरा से कह रही थी, अब नहीं, अभी सह लो, अभी चुप रहो। ये लोग हमारी कमजोरी ढूंढ रहे हैं, और अगर तुमने गुस्से में कुछ कह दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मायरा ने दांत भींचकर अपनी नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर मासूमियत का नकली मुखौटा चढ़ा हुआ था, पर भीतर से उसका खून खौल रहा था। आज तो मैं चुप हूँ, लेकिन वक्त आने पर इन सबको ऐसा जवाब दूंगी कि ये याद रखेंगे। दादी जी अचानक गहरी सोच में डूब गईं। उनकी आंखें भर आईं और कांपती आवाज में बोली, ना जाने मेरी आन्या बिटिया कहाँ होगी? क्या किसी ने उसकी कोई खबर सुनी? एक बार, बस एक बार मेरी बच्ची मिल जाए, मैं उसके गले लगकर जी लूं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और माहौल भारी हो गया। लेकिन तभी मायरा के डैड गुस्से से कुर्सी खिसकाकर खड़े हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे पर तिलमिलाहट साफ दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने दादी की बात सुनी, वो दहाड़ पड़े। मैंने कहा था ना, इस घर में उस लड़की का नाम कोई नहीं लेगा। दोबारा मत लेना, वो मर चुकी है हमारे लिए, समझी आप? मर गई है। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी।
हमारा सर झुकाया उसने। ऐसी औलाद के लिए मेरे दिल में अब सिर्फ नफरत है, बस नफरत। दादी सिसक उठीं और चुपचाप अपना मुंह पल्लू से ढक लिया। कमरे का माहौल अचानक इतना भारी हो गया कि कोई भी शब्द बोलने की हिम्मत न कर सका। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दादी के दबे रोने की आवाज गूंज रही थी। डैड का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि हॉल की दीवारें तक कांप उठीं। उन्होंने दादी की ओर उंगली उठाते हुए कहा, और माँ, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। उसका नाम, उस अभागी लड़की का नाम इस घर की चौखट पर दोबारा मत लेना। भूल जाइए कि आपकी कभी कोई और पोती भी थी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, आंखों में लालिमा साफ दिख रही थी। बस एक ही पोती है इस घर की, और वो है मेरी मायरा। समझ गई आप? सिर्फ मायरा। इतना कहकर उन्होंने गुस्से में कुर्सी धक्का देकर पीछे फेंकी और तेज कदमों से कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। दादी स्तब्ध होकर उन्हें जाते देखती रह गईं। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, होंठ कांप रहे थे। वो बुदबुदाईं, कैसे भूल जाऊं मैं अपनी आन्या को, वो तो मेरी रूह का टुकड़ा थी। दादाजी भी चुपचाप बैठे रहे, उनकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उनकी गहरी सांसें और गंभीर चेहरा बता रहे थे कि भीतर ही भीतर वो भी टूट चुके हैं। हॉल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, मानो पूरे घर से खुशियों की रोशनी गायब हो गई हो। तभी मायरा की मॉम ने भारी सांस लेते हुए दादी की तरफ देखा और बोली, माँ जी, आप भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गईं। आपको पता है ना कि जब भी आन्या का नाम आता है तो आपके बेटे का खून खौल उठता है। उनकी आवाज में गुस्सा और तिरस्कार साफ झलक रहा था। आखिर आन्या ने किया भी तो क्या था? पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उस लड़की ने। सोचा भी नहीं था इतनी भोली भाली मासूम सी दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी चालाक और गिरी हुई निकलेगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी आग जल रही थी। ना जाने उसे और क्या चाहिए था जो वो इस हद तक गिर गई। हमने तो उसे सिर पर बिठा रखा था, अपनी बेटी से बढ़कर चाहा था, लेकिन उसने बदले में क्या दिया? बस धोखा, कलंक और शर्मिंदगी। ये कहते कहते मायरा की माँ ने अपनी नजरें दादी से हटा ली, मानो उन्हें भी उस रिश्ते पर अफसोस हो रहा हो जो कभी आन्या से जुड़ा था। दादी जी की आंखों में अचानक गुस्से की आग भड़क उठी। वो अपने आंचल को कसकर पकड़ते हुए कांपती आवाज में बोली, खबरदार, खबरदार, जो मेरी बिटिया के बारे में एक शब्द भी गलत कहा। मेरे जीते जी कोई मेरी आन्या को बदनाम नहीं कर सकता। उनकी आवाज हॉल की दीवारों में गूंजने लगी, जैसे बरसों दबा हुआ दर्द एकदम बाहर निकल आया हो। मेरा मन जानता है, मेरी पोती ऐसी नहीं थी। वो मासूम थी। उसे तो दुनियादारी का कब तक नहीं आता था। उसे क्या मालूम किसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उस बच्ची को तो ये तक समझ नहीं थी कि दुनिया कितनी गंदी हो सकती है। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन की ओर देखते हुए बोली, जरूर, हाँ जरूर, उस मासूम के साथ कुछ गलत हुआ होगा। किसी ने उसका भरोसा तोड़ा होगा, उसे फंसाया होगा। मेरी आन्या कभी भी खुद से ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आंखों में हमेशा सच्चाई थी और मैं उसकी आंखों को पढ़ना जानती थी। दादी की हर बात उनके टूटे दिल से निकली थी। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी, और वो पूरे कमरे में फैलकर सबको चुप करा गया। दादी जी ने कांपती आवाज में सबको देखा और बोली, मेरा दिल यही कहता है कि कुछ तो हुआ था मेरी आन्या के साथ, कुछ ऐसा जो हम सबसे छुपा है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा, कभी कोशिश की उसे ढूंढने की?
बस ऐसे ही मान लिया कि वो हमें छोड़कर चली गई। उनकी आंखें नम होकर चमक रही थी। तुम सबने तो अपने दिल से उसे मार दिया, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी पोती वैसी नहीं थी। मेरी बच्ची को किसी ने धोखा दिया, उस पर कोई जुल्म हुआ, पर किसी ने उसके लिए आवाज तक नहीं उठाई। हॉल में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें झुक गईं। लेकिन तभी मायरा की माँ ने नजरें चुराते हुए ठंडी सांस भरी और बोली, माँ जी, अब आप भी क्यों पुरानी बातें कुरेद रही हैं? सच्चाई तो सबको मालूम है। आन्या अपने आशिक के साथ भाग गई थी। क्या हिस्स छोड़ी थी उसने हमारे खानदान की, और आप अब भी उसका नाम ले रही हैं? उनकी ये बात दादी के सीने में तीर की तरह लगी। उन्होंने गुस्से से अपनी बहू को देखा, लेकिन बोल न सकी। वहीं कमरे के एक कोने में बैठी मायरा अपने होंठ काट रही थी। जब भी दादी का मुंह से आन्या नाम निकलता, उसका खून खौल उठता। वो अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन बुदबुदाई, ये बुढ़िया कब समझेगी कि आन्या कभी वापस नहीं आएगी, और अगर आई भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब उसकी परछाई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान तैर गई, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। मायरा दादी को आंसू बहाते हुए बार बार मेरी आन्या बच्ची कहते देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में पिघले हुए जहर की तरह जलन भर आई। वो मन ही मन बुदबुदाई, आ गई है बुढ़िया फिर से अपने उस आन्या का राग अलापने। हर वक्त बस वही, मेरी आन्या बच्ची, मेरी मासूम आन्या। और मैं, क्या मैं तुम्हारी पोती नहीं हूँ? कभी मुझे भी वैसे प्यार से देखा है जैसे उसे देखती थी? उसकी सांसें तेज हो गई, चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। बस एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर देखना बुढ़िया, मैं खुद अपने हाथों से तेरा गला दबाऊंगी। तेरे इन कमजोर हाथों से मुझसे लड़ पाना तो दूर, तू चिल्ला भी नहीं पाएगी। और तब तुझे पता चलेगा कि असली पोती कौन है। ये सोचते ही मायरा के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में चमकती पागलपन भरी आग साफ झलक रही थी, जैसे उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची हो, सब कुछ हासिल करना और जो भी बीच में आए उसे मिटा देना। दादाजी, जो चुपचाप अब तक दादी के दर्द को सुन रहे थे, धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ दादी के हाथ पर रखते हैं। उनकी आवाज भर्रा जाती है, भाग्यवान, खुद को संभालो। मेरा भी दिल यही कहता है कि हमारी आन्या, हमारी नन्ही सी बच्ची कहीं ना कहीं जरूर है। वो हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत जल्द वो हमारे पास लौट आएगी। ये कहते कहते दादाजी की आंखें भर आईं। उनकी झुर्रियों से भरा चेहरा और सफेद दाढ़ी आंसुओं से भीगने लगी। उनके गालों पर आंसुओं की धाराएं बह रही थी, जैसे हर बूंद उनके दिल की तड़प और टूटे भरोसे की कहानी कह रही हो। उनकी रुक रुक कर निकली सिसकियां पूरे हॉल में गूंज उठीं। दादी उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी और दोनों की रुलाई मिलकर एक ऐसी पीड़ा बन गई जिसे देखकर कोई भी पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। दादी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप भी कोशिश करिए ना, हमारी बच्ची को ढूंढने की। इतने साल बीत गए, जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। ये कहते हुए दादी की आवाज हिचकियों में टूट गई। उनका चेहरा चिंता और दर्द से तड़प उठा। दादाजी, जो अब तक उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, गहरी सांस लेकर जमीन की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में नमी भर आई और भारी मन से उन्होंने कहा, भाग्यवान, मैंने कब हार मानी?
मैंने तो सालों से ना जाने कितने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया था। हर गली, हर शहर, हर कोने में तलाश करवाई, पर जब भी उम्मीद जगी, नतीजा बस खाली हाथ ही मिला। जैसे जैसे धरती फट गई हो और हमारी बच्ची उसमें समा गई हो। दादाजी की आवाज भर्रा गई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनकी हथेली दादी के हाथ पर और कस गई, जैसे वो खुद को दिलासा दे रही हूँ कि आन्या कहीं ना कहीं है, बस उन्हें मिलना बाकी है। दादाजी ने आंसू पोंछते हुए दादी का हाथ कसकर थामा और कांपती आवाज में बोले, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम अपनी आन्या को ढूंढ निकालेंगे। वो जहाँ भी होगी, एक न एक दिन वापस हमारी गोद में जरूर लौटेगी। दादी जी ने भर्राई आंखों से सिर हिलाया, जैसे इन शब्दों को ही अपनी आखिरी उम्मीद मान रही हूँ। वहीं सोफे के कोने पर बैठी मायरा का चेहरा पल पल बदल रहा था। उसका दिल धड़कने के बजाय मानो सीने में धधकते ज्वालामुखी में बदल गया हो। हर बार जब दादी के मुंह से आन्या का नाम निकलता तो उसके कानों में हथौड़े की तरह चोट करता। उसके सिर में दर्द की लहर दौड़ गई, माथे की नसें तन गईं। उसने मन ही मन दांत भींचते हुए सोचा, कितना भी कर लूं, ये बूढ़े बुढ़िया अपनी उस मरी हुई पोती को भूलते ही नहीं। मैंने तो उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया था, पर इन दोनों के दिल से उसे मिटाना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हर जगह, हर वक्त बस आन्या, आन्या, आन्या? उसके चेहरे पर नकली मुस्कान टिकाए रखना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, पर फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे पता था अगर एक पल भी उसकी असली सूरत सामने आ गई तो उसकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता था। आज मायरा ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाए रखा था। उसकी मॉम बार बार उसे आंखों से शांत रहने का इशारा कर रही थी और मायरा मजबूरी में उस इशारे का पालन कर रही थी। करीब 2.5-3 घंटे तक औपचारिक मुस्कान के साथ बैठने के बाद अचानक मायरा झटके से उठ खड़ी हुई। उसने बनावटी मुस्कान ओढ़ते हुए अपनी मॉम की तरफ देखा और बोली, मॉम, अब मैं चलती हूँ। उसकी मॉम ने हैरानी से उसे रोका। अरे बेटा, अभी तो आई हो तुम, बस थोड़ी ही देर हुई है, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मायरा ने हल्की हंसी बनाई और अपनी नजरें घड़ी पर डालते हुए बोली, सॉरी मॉम, लेकिन ऑलरेडी 3 घंटे हो चुके हैं और आप जानती हैं ना, मेरा यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं है। उसने यह बात कहते हुए हल्का सा होंठ काटा, मानो अपनी झुंझलाहट छुपा रही हो। असल में उसका दिल तो वहाँ से अभी तुरंत उड़कर निकल जाना चाहता था, क्योंकि हर पल उसे आन्या का नाम सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जले पर बार बार नमक छिड़क दिया हो। दादाजी और दादी जी भी वहीं पास बैठे थे। दादी जी ने भौहें सिकोड़कर मायरा की ओर देखा और प्यार से बोली, क्यों बेटा, तेरा यहाँ रहना क्यों सही नहीं है? मायरा ने एक पल को आंखें झुका ली, फिर तुरंत चेहरा मासूम बनाते हुए बोली, वो क्या है ना दादी, अभी मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाता। जब तक मैं उसके पास नहीं होती उसे चैन नहीं आता। यहाँ तक कि जब तक मैं अपने हाथों से उसे खाना नहीं खिलाती वो डिनर तक नहीं करता। ये कहते हुए मायरा की आवाज भर्रा गई, मानो अभी के लिए उसकी चिंता सच्ची हो। उसकी आंखों में नकली नमी भी झलक रही थी। यह सुनकर दादी की आंखों में चमक आ गई, उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर मासूमियत तैर गई। उन्होंने उत्साह से मायरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, एक बार मुझे उस अभी से मिला दे। बहुत दिन हो गए उस नन्हे से मिले हुए। अब तक तो बड़ा भी हो गया होगा ना? मेरा दिल उसे देखने को तरस गया है। दादी की बातें सुनकर दादाजी भी मुस्कुराए और बोले, हाँ मायरा, सच में, कभी लेकर आना उसे, ताकि घर में भी थोड़ी रौनक हो जाए।
मायरा ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बहुत मीठे स्वर में कहा, हाँ दादी, क्यों नहीं, जल्दी ही मैं आपको अभी से मिलवाऊंगी। वो भी आपसे मिलने को उतना ही बेचैन रहता है। यह कहते हुए मायरा झुककर अपनी माँ के गले लगी। माँ ने भी उसे कसकर थाम लिया, जैसे वर्षों बाद बेटी को पास पाया हो। फिर मायरा ने दादा दादी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, उसके चेहरे की मासूम मुस्कान गायब हो गई। वो बाहर खड़ी थी, उसकी उंगलियां इतनी कसकर मुट्ठी में बंद थी कि नाखून उसकी हथेलियों को चीरने लगे। उसकी सांसें तेज हो रही थी, आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी। गुस्से से दांत पीसते हुए वो बुदबुदाई, ये आन्या, ये नाम ही मेरी बर्बादी बन चुका है। मर चुकी है वो, लेकिन उसकी परछाई अब भी हर किसी की जुबान पर चिपकी हुई है। हर कोई उसी की बात करता है, जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। उसकी आंखें और लाल हो गईं। वो तिलमिला कर बोली, लेकिन अब और नहीं, बहुत जल्द मैं इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। इतना मिटाऊंगी कि कोई उसे याद करने की हिम्मत भी न करे। उसकी हर याद, हर निशानी को जला दूंगी मैं। इतना कहते ही उसने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान ला दी। धीरे धीरे ब्लैक गॉगल उठाकर अपनी आंखों पर चढ़ाया, फिर बड़े रौब और स्टाइल के साथ आगे बढ़ी। उसकी हाई हील्स की टकटक जैसे सड़क पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर वार कर रही थी। वो शान से अपनी कार तक पहुंची, दरवाजा खोला और बैठते ही स्टीयरिंग पर हाथ जमाया। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ ही उसकी आंखों की आग और भी भड़क उठी। उसने कार को जोर से एक्सेलरेटर पर दबाया और गाड़ी तेजी से अंधेरे रास्तों में गूंजती हुई निकल गई। अब शुरू होगा असली खेल। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी।